नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीएसई बोर्ड की यह पाठ्य पुस्तक मनोविज्ञान की समझ विकसित करने के लिए अति आवश्यक है। आपने भले ही कोई सी भी गाइड पढ़ ली हो, मगर अभी समय है, आप इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगी और कई क्वेश्चन तो सीधे सीधे इसी किताब में से बनने की पूरी संभावना है। तो ये किताब पढ़ने के बाद में आपके आत्मविश्वास में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक में कंप्लीट करवा चुका हूँ। कक्षा 12 का ये जो पाठ्य पुस्तक का वीडियो है, इसमें हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 भी पूरा हो चुका है। अब पार्ट 2 है, उसका नाम है स्व और व्यक्तित्व। दोनों ही अवधारणाएं अपने निजी जानकारी और व्यक्तित्व विकास के लिए, साथ ही बालकों को अच्छे शिक्षण के लिए, साथ ही रीट एग्जाम में क्वेश्चन की दृष्टि से या फिर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीटेट किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, अति महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय में हम एक स्व संप्रत्यय या जिसको हम आत्म संप्रत्यय नाम से भी जानते हैं, एक तो उसको देखेंगे। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, उसकी परिभाषाएं और व्यक्तित्व जो है उसको प्रिक्स मापन की विधियां, व्यक्तित्व के प्रकार, ये सब इस पाठ में हम देखेंगे। तो मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। और एक चीज़ और, इसकी जो पीडीएफ है, पूरी किताब की पीडीएफ, वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। जीके बाई मुकेश ढाका चैनल का नाम है। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब एक एक्सपेरिमेंट और कर लिया है, इतने दिन मेरे ध्यान में नहीं था कि ये जो हाईलाइट करके जो पीडीएफ है वो भी इस वीडियो में हम, जैसे मान लीजिए जितना भी पढ़ते हैं 4 या 5 पेज, वो हाईलाइट की हुई पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे इसी वीडियो के साथ तुरंत मिल जाएगी। तो आप इसका दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान से वीडियो सुन लें, फिर आप इस पीडीएफ को जो है एक बार हाईलाइट वाली चीज़ों पे नज़र डाल दें, आपके क्लियर है मैटर। तो परिचय, और एक चीज़ और बता दूं, इसी किताब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाकर 100 क्वेश्चन का पेपर 12वीं से, 100 क्वेश्चन का पेपर 11वीं से, इसी तरह से एनसीईआरटी से बनाकर हमारी जो टेस्ट सीरीज है रीट की, उसमें हम शामिल करने जा रहे हैं। और वो टेस्ट सीरीज जिसमें कि करीब 4000 प्रश्नों का संग्रह हम तैयार कर रहे हैं, वो आपको मिलेगी यस गुरु ऐप पर। तो आप तलाश कर रहे हैं कोई अच्छा गुरु, तो डाउनलोड करें यस गुरु, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरू करते हैं। अब परिचय में जब हम कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे जानने समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसा है, किस मिजाज का है, क्या इसका स्वभाव है। हमारा ध्यान इस बात पर भी जाता है कि विभिन्न व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग होता है। यूट्यूब चैनल पर भी आप पढ़ते हैं, सभी टीचर्स का व्यवहार भी अलग अलग होता है, स्टूडेंट का भी अलग अलग होता है, परिवार में मेंबर है उनका भी अलग अलग होता है। अन्य व्यक्ति भी जब हमसे मिलते हैं तो वो हमारे बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। अब आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आप मेरा मूल्यांकन भी कर रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो मैं आपका मूल्यांकन तो नहीं कर पाऊंगा, मगर आपके कमेंट्स से, आपके व्यूज़ से मैं अनुमान लगा लेता हूं कि आप भी जो है किस प्रकार से गुरु के प्रति सम्मान, श्रद्धा रखते हैं। वे भी हमारे व्यवहार के विभिन्न पक्षों की ओर ध्यान देकर हमें जानने का प्रयास करते हैं। तो एक इंटरेक्शन जो है, अंतः क्रिया होती है 2 व्यक्तियों के बीच की या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच की। हम यह भी देखते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों का व्यवहार परिस्थितियां समान होने पर भी अलग अलग होता है। परिस्थितियां एक जैसी है मगर व्यवहार अलग अलग होगा। आप बाजार में गए, ठीक है, आप फिल्म देखने गए 4 लोग, मगर वो अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे, आप अपने हिसाब से। क्यों? ये आपका व्यक्तित्व है। हमारे व्यवहार में परिस्थितियां समान होने पर भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का होने का कारण क्या है? हमारे व्यक्तित्व में भिन्नताएं होना। हमारा व्यक्तित्व जो संगठित हुआ है, जिसमें हमारे आनुवंशिक कारण भी है और हमारा वातावरण भी है, दोनों चीज़ों से हम तैयार होते हैं और उस हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। इस अध्याय में हम स्व, सेल्फ, खुद के बारे में, और व्यक्तित्व के संप्रत्यय, संप्रत्यय का मतलब अवधारणा, अवधारणा का मतलब किसी चीज के प्रति नजरिया, विचार, तो उसको हम समझते हुए इसके संबंधों का अध्ययन करेंगे। स्व को आत्म भी कह सकते हैं, सेल्फ अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो आत्म संप्रत्यय या स्व संप्रत्यय। रीट के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व तो है ही कोर्स में, स्व संप्रत्यय को भी हम देख लेते हैं।
ये भी काम की चीज़ है। अभी चूंकि समय भी है आपके पास, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। 11वीं क्लास के मैंने 20 वीडियो बनाए हैं, करीब 20 से 23 वीडियो आधे आधे घंटा के, वो प्ले लिस्ट में आप देख लें, या फिर आप एक साथ 11 घंटे का वीडियो है वो उनको सबको कमांड किया, वो भी आप देख सकते हैं। तो व्यक्ति स्वयं के बारे में, खुद की योग्यताओं के बारे में, खुद की क्षमताओं के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में जो विचार रखता है उसे स्व संप्रत्यय कहते हैं। यानी हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, खुद को हम किस तरह का मानते हैं। हम मानते हैं ना कई बार कि मैं तो लेट लतीफ़ हूँ, मैं तो मान लो जल्दी उठने वाला हूँ, मैं तो पढ़ने वाला हूँ, या मानते हैं कि मेरे से पढ़ाई कम होती है, या मेरा तो ऐसा मिजाज है। ऐसे व्यक्ति लगभग मानता है, वो स्वीकार करे या नहीं करे, मगर खुद के बारे में जो वो सोचता है, खुद के प्रति जो उसकी धारणाएं हैं खुद के प्रति, वो स्व संप्रत्यय है। एक नवजात शिशु है, उसमें स्वयं के बारे में कोई धारणा नहीं होती। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखें विशेषताओं में। मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता है स्व संप्रत्यय आकार लेने लगता है। कैसे? उसका संप्रत्यय, जैसे घर वाले हैं वो कहते हैं ये बच्चा बड़ा शर्मिला है, कोई भी मेहमान आता छुप जाता है। तो अब उस बालक को बार बार आप कह रहे हैं ये बड़ा शर्मिला है, तो बेचारा शर्मिला पहले से भी था, आपने कह कह के उसके एक ठप्पा, एक टैग, टाइटल और लगा दिया, तो उसको लगता है कि हाँ मैं शर्मिला हूँ। तो इस प्रकार से जो है उसका खुद के प्रति वो विचार बनने लगते हैं, तो वह स्वयं के बारे में जानने लगता है, स्वयं की योग्यता, क्षमता, कमी आदि के बारे में समझ विकसित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वयं का संप्रत्यय निर्मित हो जाता है। तो स्व संप्रत्यय का मतलब खुद के प्रति खुद का नजरिया। किसी व्यक्ति का स्व संप्रत्यय दो पक्षों से निर्मित होता है, ध्यान रखना। पहला व्यक्तिगत पहचान, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान। व्यक्तिगत का मतलब उसके खुद के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई। व्यक्तिगत पहचान से तात्पर्य है कि जिसमें व्यक्ति के वे गुण शामिल होते हैं जो उसे दूसरों से अलग पहचान दिलाते हैं। इसमें व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए किसी का संजय, अजय, विजय, मोहम्मद, असलम, कुछ भी, और उसकी क्षमताएं, यानी वह तैराक है या लेखक है या अच्छा बोलता है, बदमाश किस्म का है, बहुत शरीफ है, बहुत कम बोलने वाला है, जो भी है उसके कोई ना कोई पहचान होती है। उसकी विशेषताएं, समय का पाबंदी है कि लेट लतीफ़ है, मेहनती है कि आलसी है, ठीक ठाक है, उसको एक होता है। तो वो उसकी व्यक्तिगत पहचान है कि ये बालक इस टाइप का है, ये व्यक्ति इस टाइप का है। दूसरा है उसकी सामाजिक पहचान, समाज में उसका क्या स्तर है, उसका धर्म, उसकी जाति, उसका रहन सहन, उसका स्थान, गांव। ठीक है, अब आपके सामने कह दिया मुंबई का है, तो मुंबई का नाम लेते आप समझ जाएंगे कि एक्सपर्ट होगा। आपके सामने कोई ग्रामीण, एकदम पिछड़े इलाके का, ग्रामीण नहीं बल्कि ग्रामीण में बहुत पिछड़े इलाके का आप नाम लेंगे, तो आपको एक धारणा बनेगी कि शायद वो इतना परिचित नहीं होगा टेक्नोलॉजी से, इतना परिचित नहीं होगा मॉडर्न कल्चर से, जो कुछ भी हो। तो एक उसकी पहचान भी होती है। तो वह किन सामाजिक समूहों से जुड़ा है, उसके आसपास के लोग किस टाइप के हैं, अच्छी आदतों वाले हैं कि बुरी आदतों वाले, ठीक है, उनका व्यवहार कैसा है। तो उससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है, उसकी स्व की पहचान जो है वो भी बनती है। किस प्रकार के कल्चर में रह रहा है उसका आधार होती है। जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि वह हिंदू है कि मुस्लिम है, उत्तर भारतीय है कि दक्षिण भारतीय है। अब दक्षिण भारतीय का नाम लेंगे तो एक अलग धारणा बनेगी कि इस प्रकार का उनका लगभग खान पान होगा, ऐसा उनका रहन सहन होगा, ऐसी उनकी भाषाएं होगी, या वह आदिवासी समूह से जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से भी उसकी एक पहचान निर्मित होती है। तो ऐसी सूचनाएं किसी व्यक्ति के स्व संप्रत्यय का सामाजिक पक्ष को निर्मित करती है। समाज में उसको पता लग जाता है कि हमारी ये उदाहरणाएं हैं समाज के प्रति, समाज के उसके प्रति। तो स्व संप्रत्यय का विकास व्यक्ति के अनुभव के साथ ही निर्मित होता जाता है। जैसे जैसे अनुभव लेता है, सीखता है, बड़ा होता है, वैसे वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अनुक्रिया करता है, मिलता है। फिर लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, लोग बार बार उसकी तारीफ करते हैं, बड़ा कमाल का, बहुत शानदार, ये चुटकुले गजब सुनाता है, ये बड़ा कॉमेडियन है। तो उस व्यक्ति को फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो इस तरह से, और उसे स्वयं के बारे में पता चलता है, जिसके कारण वह स्व संप्रत्यय विकसित होता है। तो स्व संप्रत्यय की अवधारणा समझ में आई होगी, अभी और आ जाएगी। इस प्रकार स्व संप्रत्यय को यदि परिभाषित करें तो यह कहा जा सकता है कि हमारे स्वयं के बारे में प्रत्यक्षण, अपनी क्षमताएं, अपने गुण, विशेषताएं आदि के बारे में जो विचार रखते हैं उसे स्व संप्रत्यय कहते हैं।
यानी हम अपने बारे में, अपने को खुद को थोड़ा पता होता है, खुद के प्रति नजरिया होता है। कई कहते हैं ना कि मैं रात में देर तक पढ़ सकता हूँ मगर सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। कोई कहता है मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ मगर रात में देर तक नहीं पढ़ सकता। तो ये कौन कह रहा है? वो खुद कह रहा है, उसको अपनी पता है, अपनी अवधारणा। हालांकि वो करने के लिए कर भी सकता है, कभी कहीं जल्दी जाना तो उठता भी है, मगर अमूमन उसकी वो है। तो हमारे स्वयं के बारे में विचार प्रत्यक्ष सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। हमें मालूम है हमारी कुछ कमियां, हमें मालूम है हमारी कुछ अच्छाइयाँ। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी क्षेत्र में तो स्वयं को अच्छा मानते हैं और किसी में हम अपने को उतना अच्छा नहीं मानते। जैसे मान लीजिए मुझे कहें, मैं मेरा बताऊं कि मैं पहले बहुत शर्मिला था, ठीक है, तो सभी कहते थे बड़ा शर्मिला है, लड़कियों की तरह शर्माता है। मगर मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं पब्लिकली बोलूं, मंच पे जाऊं, मैं भाषण दूं, मैं मंच संचालन करूं। इन इच्छाओं के अनुसार मैंने धीरे धीरे काम शुरू किया। मैंने मौका देखा जहां कहीं भी बोलने का, माइक पे। गलतियां भी शुरू में रही होगी, मगर जब कभी भी मौका मिलता है मैं बोलता हूं। और इस प्रकार से अब मेरी खुद के प्रति भी अवधारणा होगी कि लोग कहते हैं आप अच्छा संचालन करते हैं। कई कई जगह से निमंत्रण भी आता है कि आप आइए, मंच का संचालन कीजिए। तो खुद के प्रति कॉन्फिडेंस कह दो, चाहे आत्मसंप्रत्यय कह दो, बनता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो वो सामाजिक पक्ष हो गया उसका, और व्यक्तिगत पक्ष भी हो गया। तो इस प्रकार से अब हालांकि मैंने संचालन का तो कह दिया, मगर मैं गा नहीं सकता। गाने की एक लाइन सुनते ही सब लोग भाग जाएंगे। तो खुद के बारे में पता होता है कि मैं किस क्षेत्र में ठीक हूँ और किस क्षेत्र में ठीक नहीं हूँ। अब टीचिंग करवाते हैं, हालांकि मुझे कभी कभी लगता है कि ये किताब देख के पढ़ा रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों को लगता है, मगर इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इसके नोट्स बनाएं तो मुझे लगेगा कुछ चीज़ें रह जाएगी। और इस किताब को पूरा जैसे बिना यानी कि केवल बोर्ड पे पढ़ाएं तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीज़ें उसमें इस हिसाब से नहीं रहेगी। आपको लगे आपने किताब पढ़ ली, आपको वो फीलिंग आई और एक्सप्लेन भी कर दिया, ये मेरा उद्देश्य है। तो जब आपके कमेंट्स आते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया, हमारे दिमाग में सीधा फिट बैठ जाता है, तो उन कमेंट्स से मेरी जो टीचिंग है उसके प्रति मेरी जो सेल्फ कंसेप्ट है वो और मजबूत होती है कि ठीक है, अपना तरीका सही है, अपन सही रास्ते की ओर जा रहे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का सुझाव आए तो आप ये मत सोचना गुरुजी नाराज हो जाएंगे। आप निश्चित रूप से हमारी टीचिंग की कुछ जो खामियां हैं, जो सीमाएं हैं, उनको भी बताएं ताकि हम उनको दूर कर सकें। जैसे मान लीजिए आप डिमांड कर सकते हैं कि वो बोर्ड ले आओ, कौन सा डिजिटल बोर्ड, तो देखेंगे अगर आपके बार बार कमेंट आएंगे तो उस पर भी विचार करेंगे। मगर अभी थोड़ी संसाधनों की कमी है, काफ़ी कॉस्टली आता है वो। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि कोई विद्यार्थी गणित में कमज़ोर है मगर संगीत में एक्सपर्ट है, ठीक है, तो उसका स्व संप्रत्यय गणित में संगीत की तुलना में अच्छा या सकारात्मक हो जाता है। खेल में अच्छा है तो खेल के प्रति रुझान हो जाता है। तो अब जो संप्रत्यय है, समझ में आ गया, उसके दो पक्ष है, एक तो है स्व सम्मान और एक स्व नियमन। स्व सम्मान यानी सेल्फ एस्टीम, ये क्या है? व्यक्ति का स्वयं के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में, योग्यताओं के बारे में लिए गए निर्णय को स्व सम्मान कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बार बार कहें कि ये बच्चा पढ़ाई में होशियार है, और एक के बारे में कहें कि ये तो पढ़ाई में मुश्किल ही है इसका बेड़ा पार होना, मगर ये खेल में अच्छा है, क्रिकेट का शानदार कलाकार है। अब ऐसी प्रकार की अवधारणाओं से, जैसे मान लीजिए उसके जो है, यदि दो विद्यार्थियों से ये पूछा जाए उसके लिए कथन, और मेरे सहपाठी मुझे पसंद करते हैं, इसके लिए सीमा तक सही है। यदि एक विद्यार्थी बताते हैं कि ये कथन उसके लिए सही है, दूसरा कहता है कि उसके लिए सही नहीं है, भाई वह पढ़ाई में होशियार है, तो दोनों बालकों के लिए सही नहीं है, तो प्रथम विद्यार्थी का स्व सम्मान दूसरे विद्यार्थी की तुलना में अधिक होगा। जैसे आपने कहा ये बच्चा पढ़ाई में होशियार है, तो जो होशियार है उसको तो बड़ा खुश होगा, स्व सम्मान बढ़ेगा, और जो होशियार नहीं है उसका स्व सम्मान कम होगा। तो बच्चों में स्व सम्मान 4 क्षेत्रों में निर्मित होता है, ये भी ध्यान रखना, 4 क्षेत्र। एक तो शैक्षिक, क्योंकि बच्चे शिक्षा से जुड़े हैं, दूसरा समाज से जुड़े तो सामाजिक, तीसरी गतिविधि क्या होती है, खेल कूद शिक्षा के अलावा, और चौथी होती है शारीरिक रूप, ठीक है। तो शैक्षिक स्व सम्मान उच्च होने पर शैक्षिक प्रदर्शन अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए बच्चे को खुद को विश्वास है कि उसकी पढ़ाई में रुचि है और वो पढ़ता है, तभी मैं भी कहता हूँ बच्चों को, अलग से बता रहा हूँ मैं,
कि बच्चों को बार बार ये नहीं कहना चाहिए तुम पढ़ते नहीं हो, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे दिमाग में घास भरा हुआ है, पूस भरा हुआ है। अरे पूस किसी के भरा होता है क्या? तो हर बच्चा इंटेलिजेंट है, वो कोई किसी न किसी फील्ड में, ठीक है। अब कोई एकदम ही IQ 0 लेवल है, वो एक अलग बात है। तो बच्चों को सकारात्मक कहना चाहिए कि नहीं ये बच्चा ठीक है, ये कर सकता है, तुम कर सकते हो, तुम होशियार हो, तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे दिमाग का। तो वहाँ बच्चे का स्व संप्रत्यय विकसित होता है। आप बार बार कहते अरे तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम ये हो, तुम वो, बच्चे के अंदर धीरे धीरे वैसी धारणाएं बनती है कि भाई ये गुरुजी कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं, जो जन्म देने वाले हैं वो कह रहे हैं, तो वो सही कह रहे होंगे। तो ऐसे करके हम बच्चे का विकास रोक के बहुत बड़ा एक पाप करते हैं हम। इसलिए किसी भी बच्चे की इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणियां हमें नहीं करनी चाहिए किसी भी बच्चे के प्रति। तो शैक्षिक स्व सम्मान उच्च कैसे होता है? या तो वह खुद प्रदर्शन करता है तो वो अपने आप साबित कर देता है, या फिर हम उसको बार बार वैसा कहते हैं तो भी उसके फर्क पड़ता है। अब हालांकि आप कहेंगे एकदम 0 है, उसको कह कह के केवल हो जाएगा, वो तो नहीं होगा, मगर कुछ संभावनाएं है ना, तो उसको फर्क पड़ेगा उसमें। सामाजिक स्व सम्मान उच्च होने पर व्यक्ति सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध रखता है, उनके द्वारा पसंद किया जाता है। अब सामाजिक वाला है तो सामाजिक स्व सम्मान है किसी बालक में, तो वो उसके दोस्ताना व्यवहार और लेन देन वो अच्छा रहेगा। खेल कूद का स्व सम्मान है, उसको पता है कि मैं खेल में अच्छा हूँ, तो वो खेल में अच्छा करेगा। और शारीरिक रूप के प्रति अगर उसका है तो उसको कॉन्फिडेंस रहेगा। फिर वह मान लीजिए फिजिकल एक्टिविटी है, जिम्नास्टिक है या फिर मॉडलिंग है, इस प्रकार की गतिविधियों के प्रति उसका थोड़ा ज़्यादा रुझान रहेगा। अब स्व सम्मान अगर निम्न होता है, यानी बालक को लगता है कि मैं तो न तो पढ़ाई में हूँ, न मैं खेल में हूँ, न मेरे कोई खास दोस्त है, तो उसका स्व सम्मान निम्न होने लगता है और फिर वो तनावपूर्ण या चिंताग्रस्त रहने लगता है। ऐसे बच्चे फिर समायोजित नहीं हो पाते और समाज विरोधी क्रियाओं में फिर शामिल हो जाते हैं, जैसे मद्यपान, धूम्रपान, मादक द्रव्यों का सेवन या फिर चोरी इत्यादि। तो ये क्या है, ऐसे इन चीज़ों से बचने के लिए शैक्षिक संस्थाओं द्वारा, शिक्षकों द्वारा, गुरुजनों द्वारा, माता पिता द्वारा बच्चों को नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। और केवल शैक्षिक रूप से कोई बालक पिछड़ा है तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर कोई और कला नहीं है, वह कोई ना कोई कौशल उसके अंदर हैंडीक्राफ्ट का हो, कोई और हो, कर सकता है वो। तो बच्चों का पालन पोषण और शिक्षण इस प्रकार का हो जिससे स्वयं को बालक सक्षम और योग्य व्यक्ति के रूप में पहचाने। बालक का खुद के प्रति ऐसा विचार बने कि वो योग्य है, वो सक्षम है और उसका सकारात्मक संप्रत्यय विकसित हो। समझ में आई बात? तो ये था संप्रत्यय, स्व संप्रत्यय, आत्म संप्रत्यय। उसमें पहला पक्ष है स्व सम्मान, दूसरा पक्ष है स्व नियमन, सेल्फ रेगुलेशन। ये भी बड़ी काम की चीज़ है, ये अपन सब के लिए भी काम की चीज़ है। इसमें हमें अपना व्यवहार पर नियंत्रण रखना होता है। स्व नियमन है ना, खुद को कंट्रोल करना, गुस्सा आया ठंड पी लिया, रुको रुको रुको, कंट्रोल, ठीक है। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आलस आया, पढ़ने के लिए कंट्रोल किया, मन किया कि चलो बाहर गप्पे कर लें, कंट्रोल किया, नहीं पढ़ लेते हैं। कोई काम कर रहे हैं, मन आया कि नहीं वीडियो नहीं बनाएंगे, छोड़ो, नहीं करना है काम, ठीक है। तो इस प्रकार से स्व नियमन। टेलीविज़न देखने का मन है मगर पढ़ाई चल रही कि नहीं, जंक फूड खाने का मन है मगर नहीं, स्वास्थ्य के लिए नुकसान। तो इस प्रकार से खुद पर नियंत्रण करना स्व नियमन है और यह सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको हम आध्यात्मिक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में संयम बोल देते हैं, सेल्फ कंट्रोल बोल देते हैं, और यहाँ मनोविज्ञान में स्व नियमन, खुद के लिए कुछ निश्चित नियम बना के उनको फॉलो करना। तो बात हुई यहाँ पे, क्लियर हुआ मामला, ठीक है। कितनी देर में क्लियर हुआ ये? लगभग 15 से 20 मिनट में, ठीक है। अब हम चलते हैं व्यक्तित्व का संप्रत्यय। व्यक्तित्व क्या है? पर्सनैलिटी। हम किसी के बारे में ऐसे कहते हैं कि बहुत शानदार पर्सनैलिटी यार उसकी, तो आपके दिमाग में आता है लंबाई अच्छी होगी, पैंट शर्ट पहन रखा है, अच्छी बॉडी है, बेल्ट बंधा हुआ, जूते पहने हुए, ठीक है, बाल वाल शानदार है, चश्मा लगाया कि पर्सनैलिटी शानदार है। नहीं, वो केवल बाह्य रूप हुआ, उसका शारीरिक रूप हुआ। व्यक्तित्व की पूर्ण जो विशेषता है, पूर्ण अवधारणा, उसमें ये होगा कि उसके विचार कैसे हैं, उसका IQ लेवल कैसा है, उसका ज्ञान कितना है,
उसका बातचीत का तरीका कितना है, संवेगों पर नियंत्रण कितना है, बाहर से कितने सुंदर है, बार बार गुस्सा है, चिड़चिड़ा है, तो आप उसको कितनी देर पसंद करेंगे। तो इसलिए सभी चीज़ों का जो एक संगठन है वो व्यक्तित्व है। कई बार शारीरिक रूप से व्यक्ति भले ही न्यून हो, मगर उसके बाकी जो पक्ष है वो इतने उच्च होते हैं कि आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए व्यक्तित्व सभी घटकों से मिलकर बनता है। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी तो खुद एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि लैटिन भाषा के परसोना से बना है। लैटिन यानी लातिन, ये रोमन जो साम्राज्य था वहाँ की भाषा थी। एक यूनानी साम्राज्य था, उसकी भाषा है यूनानी या ग्रीक। तो ज़्यादातर अंग्रेजी शब्द यूनानी से बने हैं और कुछ रोमन से बने हैं। रोम की जो भाषा थी लैटिन, रोमन साम्राज्य की, बाइजेंटाइन। तो लैटिन भाषा के शब्द परसोना से बने, जिसका अर्थ है मुखौटा। मुखौटा का मतलब आप देखते हैं जैसे नेता लोगों के कई रैली में पहनते हैं मुखौटा, रैली में लोग पहनते हैं, या नाटक करते हैं तो उस चेहरे पे पहनते हैं। तो मुखौटा पहना तो मतलब वो व्यक्ति उसका प्रतीक लगता है। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी का पहन लिया, मान लीजिए कहीं अमिताभ बच्चन आए और आपने अमिताभ बच्चन का मुखौटा पहन लिया, तो आप पहली नज़र में आप अमिताभ बच्चन लगोगे अचानक। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जिस व्यक्ति के बारे में देख के और जो सोचते हैं कि अरे ये ऐसा है, वो पर्सोना, वहाँ से शुरुआत हुई इसकी। तो कोई व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है तो हम ये मान लेते हैं कि अच्छा है, मगर शारीरिक या बाह्य रूप के आधार पर निर्धारण करना पूर्णतः सही नहीं है। असली और स्थायी सुंदरता व्यवहार की मानी जाती है, विचारों की, संस्कारों की, आचरण की, वो चीज़ें मानी जाती है, क्योंकि असली स्थायी प्रभाव उसी से पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिक गुण भी होने चाहिए, ठीक है। शांत स्वभाव, मान लीजिए गंभीर होना, शर्मिला होना, खुशमिजाज होना, स्फूर्त होना, बुद्धिमान होना, सहयोगी होना, इस प्रकार के जो कुछ है ये गुण है मनोवैज्ञानिक, ये भी होने चाहिए। इसी प्रकार शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुणों का समुच्चय है, मिला जुला रूप है, ठीक है। तो शारीरिक गुण तो मान लीजिए नॉर्मली फिट हो या अच्छा हो, सुपर हिट हो, वो अलग है। तो वो चीज़ें भी हो और मानसिक और आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी हो। आगे हम बात करें कि व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत स्थायी भी होते हैं, यानी ये गुण ऐसे हैं जो परिवर्तित बहुत कम होते हैं, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। तभी तो हम कहते हैं कि इस मिजाज का आदमी है। मान लीजिए उसका चरित्र जो है, वो हम चरित्र भी बोल सकते हैं, यानी कि आज ऐसा कल वैसा परसों अलग नहीं। हम सामान्यतः उसके बारे में उससे मिलजुल के कह सकते हैं कि व्यक्ति इस टाइप का है। तो ये स्थायी होते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ से विशेषता का क्वेश्चन बन सकता है। व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं गत्यात्मक भी होती है और वो स्थिति के अनुसार परिवर्तित और अनुकूलनशील होती है, एडेप्टिव। यानी कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, ऐसी भी कहावत है। तो आप लोगों के अनुसार ढल गए, आपने कई बार अपने आप में सुधार भी कर लिया, गुणात्मक परिवर्तन कर लिया, तो एक गतिशीलता आ गई। नहीं तो ठहराव आ जाता ना। कुछ गुण तो स्थायी होते हैं, कुछ में अपन परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो गत्यात्मक संगठन, तो इस आधार पर आलपोर्ट की परिभाषा आप याद रखना। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक, यानी उसका मन यानी माइंड और शरीर, उस तंत्र का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके प्रभावी समायोजन को निर्धारित करता है। यानी वातावरण के साथ में उसका समायोजन कैसा है, और एक गत्यात्मक संगठन है और मनोशारीरिक। तीन चीजों को ध्यान में रखना, ये नाम मनोशारीरिक, गत्यात्मक और समायोजन। समायोजन ही बुद्धि है। तो समायोजन में एक बहुत बड़ी चीज़ है और समायोजन को हम अलग से और पढ़ेंगे। एक चीज़ और बता दूं मैं, कक्षा ये तो अपन पढ़ रहे हैं 11 और 12। कोचिंग में कई सालों तक जो मनोविज्ञान पढ़ाने के अनुभव के आधार पे अभी रीट में जो बैच पढ़ाया था, तो उसमें जो नोट्स, क्लास नोट्स तैयार किए गए, वो भी आपको यस गुरु ऐप पर मिलेंगे। पीडीएफ सेक्शन में आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऐप को, तो नीचे पीडीएफ में शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे लिखा हुआ है, और उसका हमने 2021 के हिसाब से 21 रुपये जो है गुरु दक्षिणा रखी है। उसे भी आप जो है वहाँ क्लिक करके उसे ले सकते हैं। 111 पेज के वो नोट्स है, जो कि लगभग सारांश है एक तरह से सभी चीज़ों का। ये किताबें पूरी होने के बाद हम देखेंगे, समय मिला तो उनको भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। व्यक्तित्व के प्रकार। अब व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, तो व्यक्तित्व के प्रकारों को प्रारूप उपागम भी कहते हैं। अब प्रारूप उपागम क्या है? टाइप ऑफ अप्रोच, टाइप अप्रोच।
एक जैसी विशेषताएं रखने वाले व्यक्तियों को प्रारूप कहते हैं। होते हैं ना लगभग, मान लीजिए मोटे तौर पे जैसे हम कहते हैं कि ये खुश मिजाज है, ये अंतर्मुखी है, ये बहिर्मुखी है, ठीक है, ये मोटा है, ये पतला है, ये छोटा है, ये बड़ा है ना, ठीक है, इस तरह से। तो वो लगभग एक जैसी विशेषताएं रखने के आधार पे हम बांटते हैं, उसको प्रारूप यानी टाइप के रूप में हम कह सकते हैं। तो इसमें देखिए, एक तो है त्रिगुणी। तो ये भारतीय अवधारणा है। भारतीय प्राचीन साहित्य में ऋषि मुनियों के द्वारा 3 प्रकार के व्यक्तित्व माने गए हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो कि सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। सात्विक मतलब सत्य तत्व उनमें ज़्यादा होता है। सत्य मतलब अच्छाइयाँ, स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, शालीनता, सादगी वगैरह वगैरह। दूसरा होता है राजसिक। राजसिक मतलब राजाशाही। उसमें क्या होता है, जैसे राजा की प्रवृत्ति होती है राज करने की, हावी होने की, थोड़ा सा उच्च दिखाने की। तो इस हिसाब से तीव्र क्रिया, इंद्रिय तुष्टि की इच्छा, भौतिकवादिता, शानो शौकत, दूसरों से कुछ ईर्ष्या भी रखना, थोड़ा दबदबा रखना, ठीक है, हावी होना, इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ। इस हिसाब से खान पान का भी प्रावधान है। श्रीमद् भागवत गीता में इन तीनों व्यक्तित्व का विश्लेषण किया गया है। तीसरा होता है तामसिक। तमस मतलब अंधेरा हो गया यहाँ से। तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, उनमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्रोध, घमंड, अवसाद, ठीक है, आलस्य, असहायता की भावना। उस हिसाब से इनका खान पान भी जो है वो बहुत ज़्यादा चटपटा, मिर्च मसालेदार, तला भुना, बासी वगैरह वगैरह, ठीक है, इस प्रकार से उसमें कहा गया है। तो आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है कि भारतीय अवधारणा में त्रिगुण में सत्य, रज और तम 3 प्रकार की अवधारणाएं हैं। शेल्डन, अब मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो इन्होंने अलग अलग कहा है। शेल्डन कहता है कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इसकी ट्रिक है, देखो, शेप। शेप का मतलब होता है आकार। अंग्रेजी में शब्द होता है शेप। शेप यानी आकार, यानी गोल है कि गोल मतलब ये इस टाइप के, ठीक है, गोल मटोल, ठीक है। जैसे आप कपिल वाला कॉमेडी में भारती को देखा होगा, तो ये मोटे होते हैं, गोल मटोल होते हैं, मृदुल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, शिथिल होते हैं, ढीले डाले, सुस्त, सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, थोड़े कॉमेडियन टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। आयताकार। आयताकार का मतलब हो गया इस प्रकार से, यानी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कैसे मजबूत होते हैं, पेश शरीर वाले होते हैं, सुगठित होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं, आर्मी वगैरह इत्यादि, पुलिस आदि नौकरियों में जाते हैं या ऐसे काम में पसंद करते हैं, खेल वगैरह में इत्यादि में। तीसरे है लंबा करती, मतलब दुबले पतले और लंबे, ठीक है, इस प्रकार के, ठीक है। ये क्या है, पतले लंबे, सुकुमार, कुशाग्र बुद्धि, कलात्मक, अंतर्मुखी, थोड़े शर्मिले टाइप के, इस प्रकार से। तो ये शेल्डन ने माना है 3 मोटे प्रकार बतलाए हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति गोलाकार तो सभी एक जैसे हो, सभी लंबे व्यक्ति इसी प्रकार के हो, जरूरी नहीं है, मोटे तौर पे इसने बताया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक तो शेल्डन ने कितने प्रकार बताए हैं, एक शेल्डन का प्रकार कौन सा नहीं है, ठीक है। अब सबसे फेमस प्रकार युंग का भी है। युंग, इसको जुंग, जैसे जुंग, युंग, ठीक है, दोनों एक ही है, और ये फ्राइड का शिष्य था। इसने बताया है एक तो अंतर्मुखी, इसका 2 प्रकार बताए हैं और दोनों प्रसिद्ध हैं। अंतर्मुखी मतलब शर्मिले होते हैं, अकेले व्यक्तित्व करते हैं, दूसरों से बातचीत कम करते हैं ये। दूसरे हैं बहिर्मुखी, सामाजिक होते हैं, व्यक्तित्व बहिर्गामी होता है, लोगों से बातचीत करना, अंतःक्रिया करना, उसमें ज़्यादा इनको आनंद आता है। जुंग का हो गया फेमस अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। अब है फ्रीडमैन और रोजेनमैन। फ्रीडमैन, रोजेनमैन, इन्होंने बताए हैं टाइप ए, टाइप बी, कि 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो टाइप ए वाले और एक टाइप बी वाले। इसी प्रकार से आपने पब्लिक एड में भी पढ़ा होगा, मैक्स वेबर का है शायद, 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो वैसे ही तो टाइप ए वाले हैं, उसमें धैर्य की कमी होती है, उच्च अभिप्रेरणा होती है, उतावले ज़्यादा होते हैं, तो एक्सपर्ट फटाफट काम करते, गलतियाँ भी कर देते हैं, समय की कमी, हर समय फास्ट रहते हैं, नहीं लेट हो रही है, लेट हो रही है, ऐसे बहुत से लदे, वैसा लगता है बस वो एटलस बने हुए पूरी पृथ्वी उनके कंधे पर ही है, ठीक है, इस प्रकार के। तो ऐसे लोगों में फिर हाई ब्लड प्रेशर, इस प्रकार की समस्या भी आ सकती है। टाइप बी वाले इसके ठीक उल्टे हैं, ठीक है, मस्तरा मस्ते में आग लगे चाहे बस्ते में। तो परंतु ये 2 ही पूर्ण नहीं है, इनके बीच वाले भी होते हैं, ठीक है। तो अब
फ्रीडमैन और रोजनमैन ने 2 ही माने हैं। अब व्यक्तित्व निर्धारक के घटक, यानी व्यक्तित्व का जो निर्धारण है वो कैसे किया जाता है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है, तो 2 कारण है उसमें। एक तो है जैविक कारक, यानी कि उसको वंशानुगत जो जीन्स मिले हैं, कक्षा 11 वाले में हमने पढ़ा था आनुवंशिकता को, वो तो जैविक कारक में आनुवंशिकता आ गई। अब आनुवंशिकता के तहत जैसे शारीरिक संरचना, अब व्यक्ति लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है, गोरा है कि काला है, हाइट कम है कि ज़्यादा है, ठीक है, नाक नक्शा कैसा है, तो शारीरिक जो रूप है उसको, शारीरिक जो स्वास्थ्य है, क्योंकि अगर मान लीजिए माता पिता भी बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है तो संतान की भी संभावना रहेगी कि कुछ हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ अस्वस्थ है तो संतान भी अस्वस्थ हो सकती है। तो स्वास्थ्य और शारीरिक संरचना, लंबाई चौड़ाई, त्वचा का रंग इत्यादि हमें आनुवंशिकता से मिलता है। तो व्यक्तित्व में आनुवंशिकता एक महत्वपूर्ण घटक है। उसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो भी घटक है, क्योंकि वो हार्मोन स्रावित करती है। ये नलिका विहीन, नलिका ही नहीं होती, खुद ग्रंथियाँ होती है। तो इन हार्मोन से व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसके विचार, आचार, संस्कार वो सब प्रभावित करते हैं। जैसे एड्रिनल ज़्यादा हो तो व्यक्ति ज़्यादा जोशीला होगा। थायराइड, पीयूष, पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि हाइट से लेके हर चीज़ को कंट्रोल करती है। पैंक्रियाज आदि जो ग्रंथियां हैं वो क्या है, वो ये ग्रंथियों का अत्यधिक या न्यून स्राव भी, कमी या अधिकता भी हार्मोन्स वाला व्यक्ति को प्रभावित कर देता है। उसकी आवाज़ से लेके उसके जो किशोरावस्था के लक्षण से लेके हर प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। अब है पहला कारक क्या हो गया, जैविक। जैविक कारक में क्या आ गया, शारीरिक आ गया, और उसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियां आ गई। दूसरा कारक है पर्यावरणीय, यानी व्यक्ति को जैविक कारक तो ठीक मिल गया मगर पर्यावरण उसको अच्छा नहीं मिला। अब बालक मान लीजिए शुरू से हॉस्टल में रहा, खाना अच्छा नहीं मिला शुरू से ही, तो बीमार भी हो सकता है, उस विकास भी रुक सकता है उसका। पर्यावरण अच्छा मिला, उसको कल्चर कैसा मिला, जैसे मान लीजिए आप किस कल्चर के हैं, आप ग्रामीण है कि आप शहरी है कि कस्बे के हैं, इंडियन है कि अमेरिकन है कि जापानीज है, राजस्थान के कि बिहार के हैं कि महाराष्ट्र के, अलग अलग समाज राज्यों की कल्चर में कुछ फर्क रहेगा। उस हिसाब से हमारा व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित होगा। आपकी संगति कैसी है, परिवार कैसा है, परिवार के लोगों का आपस में तालमेल कैसा है, उनकी आदतें कैसी है, वो सब चीज़ें जो है हमारे व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालती है। माता पिता आपके प्रति बहुत सख्त है या ज़्यादा लाड प्यार है, दोनों ही चीज़ें व्यक्ति के नकारात्मक को प्रभावित करती है। बैलेंस जरूरी है इसमें। परिवार के सदस्यों का आपस में संबंध कैसा है, ठीक है, उससे भी बालक के विचार प्रभावित होते हैं। तो बच्चों में आत्मविश्वास इत्यादि जो गुण है वो उसके वातावरण से तैयार होते हैं। विद्यालय का परिवेश, उसके मित्र मंडली कैसी है, ठीक है, वो सब चीज़ें। उसके अलावा हमारे कल्चर में हमारे रीति रिवाज, तौर तरीके, संस्कृति, हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, ठीक है, हमारे रीति रिवाज क्या सिखाते हैं, वो चीज़ें भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो दोनों चीज़ें आ गई, आनुवंशिक भी और वातावरण भी। वातावरण पढ़ने से ऐसा लगता है कि वातावरण ज़्यादा प्रभावी है, आनुवंशिकता पढ़ने से लगता है कि आनुवंशिकता ज़्यादा प्रभावी है। तो दोनों ही चीज़ें जो है वो प्रभावित करती है, कम और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब है व्यक्तित्व का आंकलन कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। अब कैसी का मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि क्या हमारे यहाँ बालकों के हिसाब से देखें कि बालकों का मूल्यांकन करना है कि ये किस किस्म के हैं, तो उसके लिए कुछ परीक्षण है। तो किसी व्यक्तित्व को समझने के लिए उद्देश्य परख औपचारिक प्रयास को व्यक्तित्व का मूल्यांकन कहते हैं। हालांकि ऐसे तो हम जिससे भी मिलते हैं तो उसका मूल्यांकन कर ही लेते हैं अपने हिसाब से, हम उसको नंबर दे देते हैं कि ऐसा है, ये वैसा है, वो घटिया है, वो गजब है, वो शानदार है। कभी वो शानदार हो जाता है, कभी घटिया हो जाता है, ये तो चलता रहता है। मगर हमें उद्देश्य के साथ, औपचारिकता के साथ मूल्यांकन करना है तो उसके लिए कुछ मापक, क्योंकि मनोविज्ञान है तो यहाँ तो एक सिस्टम रहेगा। तो एक तो है स्व प्रतिवेदन, एक है प्रक्षेपित तकनीकें और एक व्यवहार वाला। तो स्व प्रतिवेदन का मतलब खुद, सेल्फ रिपोर्ट, खुद ही सोचो, विचार करो, चिंतन करो, ध्यान लगाओ, सोचो खुद के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि स्व प्रतिवेदक मापक है ना यहाँ, तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, प्रश्नावली दे दी,
ऑप्शन दे दिए, प्रश्न दे दिया कि क्या आप किसी भी समारोह में समय पर पहुंचते हैं? ऑप्शन ए कभी कभी, ऑप्शन बी हमेशा, ऑप्शन सी कभी नहीं, ऑप्शन डी कुछ कह नहीं सकते। फिर ए में 4 नंबर, बी में 3 नंबर, सी में 2 नंबर, डी में -1। इस टाइप से मान लीजिए एक प्रश्नावली तैयार कर ली। अब आपने उनके उत्तर दिए ईमानदारी से, तो क्या है कि आपका मूल्यांकन सही होगा। और आपने वहाँ चीटिंग कर ली, टॉप नंबर 4 नंबर वाले पे टिक कर दिया, तो मूल्यांकन सही नहीं होगा। तो व्यक्ति से पूछकर मूल्यांकन किया जाता है, जो प्राप्त अंक है उनकी व्याख्या होती है और उस आधार पे आपका व्यक्तित्व बताया जाता है कि आप इस टाइप के हैं। इसमें कुछ सूचियां हैं, जैसे एक तो मिनेसोटा, इन्होंने बहुपक्षीय सूची बनाई, हाथ मैकिनले ने, इसमें 567 कथन है। ठीक है, आइजैक ने बनाई, इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इनको मापना कि आप अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम में गए, वहाँ पे आपने अपने दोस्तों से मिले और गप्पें की और आपने चुटकुले सुनाए, इसका मतलब आप बहिर्मुखी है। हाँ कभी कभी, कभी नहीं, इस प्रकार से कुछ बनाए होंगे उन्होंने। तो सामयिक रूप से आप इस तरह की, इस तरह सामयिक, इस तरह का क्या मतलब हुआ कि संवेग जो है, यानी बहुत जल्दी आक्रोशित हो जाना, बहुत जल्दी खुश हो गया, फिर कभी मूड ऑफ हो गया, कभी मुंह लटका लिया और कभी बहुत ज़्यादा हंस लिए, वो सामयिक स्थिरता है। वो एक पूर्ण व्यक्तित्व का प्रतीक नहीं है। तो हमें अपने संवेगों पे नियंत्रण रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा कहीं पे तो बहुत ज़्यादा हो गए, कहीं पे बहुत कम हो गए, तो वो सब वातावरण को ध्यान रखते हुए। ठीक है, और मनस्तापिता वगैरह किस भावनाओं से ग्रसित है, इन सब का, तो ये दोनों का थोड़ा नाम ध्यान में रख लेंगे, मिनेसोटा और एक आइजैक, ये दोनों क्या है, प्रश्नावली की कोई प्रणालियां हैं। एक 16 प्रश्नावली वाला और है, एक केटल ने तैयार किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, केटल ने 16 प्रश्न को तैयार किए होंगे, ये बड़े बच्चों के लिए काम का है, परंतु इनका उपयोग मनोवैज्ञानिक ही कर सकता है। हम ऐसे सीधे तौर पे या बालक खुद नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है। तो ये जो तकनीक थी, ये तो है स्व वाली, तो ये हम पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है, अपने आप को नंबर टॉप दे दिए, 4 दे दिए, क्या दिक्कत है? तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए फिर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि व्यक्तित्व मापन ना स्व प्रतिवेदन, वे खुद ने खुद की रिपोर्ट दी, उसमें तो गड़बड़ हो सकती है, तो फिर क्या करें? तो कहा कि चलो एक दूसरा उपाय सोचते हैं, और वो उपाय है कि कोई ऐसी चीज़ें दी जाएं जिससे कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है वो निकाल लिया जाए। और अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो कहाँ होती है? हमारे अचेतन में। और अचेतन की अवधारणा किसकी है? फ्राइड की है। तो व्यक्ति अपने अच्छे छवि निर्माण के लिए प्रश्नों का उत्तर टॉप देके और टॉप में से टॉप नंबर ला सकता है, वो बात सही नहीं है, मतलब पूरा मूल्यांकन नहीं हुआ। तो फ्राइड ने कहा कि उसका मन का विश्लेषण करो, उसके अचेतन का विश्लेषण करो, क्योंकि उसके अचेतन में ही सारी दबी हुई इच्छाएं, अव्यक्त भावनाएं, अनैतिक इच्छाएं इत्यादि सब, जो सारा 90% कूड़ा करकट से लेके अच्छी चीज़ें, विचार, सब कुछ उस अथाह समुद्र में है, उसे बाहर निकालो। और उसे बाहर निकालने के लिए अप्रत्यक्ष विधियां या प्रक्षेपी विधियां काम की है। प्रत्यक्ष विधि नहीं, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली उसको पता नहीं चले कि उसको वो निकलवा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में जो अस्पष्ट, असंरचित, अर्धसंरचित, अस्पष्ट अर्थ वाले जो उद्दीपक है, सामग्री है, जो मैटर रखा गया है, वो उसको उसके माध्यम से जो है अचेतन में छिपी इच्छाएं, भावनाएं उसके व्यक्त करवानी है। और इस आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन, बालक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसलिए असंरचित उद्दीपकों की व्याख्या करने में जो है ये प्रक्षेपित काम करेगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे जो परीक्षण है, रोर्सा का शाही धब्बा परीक्षण है, उसके अलावा TAT है, CAT है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। धन्यवाद।